हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इन लेक्चर्स में हम लोग 2020 50-50 सीरीज़ के मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। जो भी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रिपीट होते हैं हर साल, वो टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं 2020 50-50 सीरीज़ में। तो सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स का लेक्चर चल रहा था, जिसमें दो पार्ट्स, हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। 2 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स की जितने भी मूवमेंट्स चली हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो पहली मूवमेंट है वहाबी मूवमेंट। 1849 की ये मूवमेंट थी। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देती हूँ। ये वहाबी मूवमेंट इन शॉर्ट इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी। बेसिकली इनका क्या था कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा है इस्लाम पे और हमें प्योर इस्लाम फॉलो करना चाहिए। और जैसे प्रॉफिट के टाइम पर जो इस्लाम फॉलो होता था, जैसी सोसाइटी थी, वो चीज़ हमें वापस से लाना है। तो इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के तौर पर इसको कहा जाने लगा था। तो ये चीज़ एडवोकेट की गई थी उस टाइम पर। इनके लीडर जो थे, वहाबी मूवमेंट जो फाउंड किया था वो था सैयद अहमद ऑफ रायबरेली ने इनको इस मूवमेंट को फाउंड किया था, जो कि अब्दुल वहाब और शाह वलीलुल्लाह इनकी टीचिंग से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, इन्फ्लुएंस थे। तो ये मूवमेंट पूरा वेस्टर्न कल्चर के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था। और जितनी भी और ज़्यादा रिलीजियस और सोशल मूवमेंट चली थी वो हम लोग जो आपके स्टैटिक चैप्टर्स हैं उसमें आप पढ़ सकते हो। तो ऑल इन ऑल ये मूवमेंट था। अगर आपको याद रखना है, जैसे वहाबी मूवमेंट पढ़ते हो, कोई भी मूवमेंट आप पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय आप सिर्फ ये समझ सकते हो कि ये मूवमेंट किस लिए था, कौन इसके लीडर्स थे, वो आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। बाकी आप इन शॉर्ट मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, जैसे वहाबीज़ जो हैं उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया था कि एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट स्प्रेड करने में। बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस भी चले थे ब्रिटिश के द्वारा। 1860s का टाइम था जब बहुत मिलिट्री ऑपरेशन चले थे, तो उसमें वहाबीज़ का काफ़ी बड़ा रोल था। वहाबी का बेस था सिथाना में, और बहुत सारे कोर्ट केसेस भी चले थे उन पर सेडिशन के, जिसकी वजह से वहाबी रेसिस्टेंस थोड़ा सा वीकन भी हो गया था विद टाइम। ऑल्दो बहुत सारे एनकाउंटर्स हुए थे अथॉरिटीज़ के साथ 1880s में, 1890s में। तो वहाँ भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आता है कि ब्रिटिश एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट को एडवोकेट करने में और स्प्रेड करने में। अब नेक्स्ट कूका रिवोल्ट है। 1840 का ये रिवोल्ट होता है। कूका मूवमेंट चली थी, अगर आपने पढ़ा हो, स्टैटिक में कवर्ड किया जाना चाहिए, आपके द्वारा भी पढ़ा जाना चाहिए। बट कूका मूवमेंट 1840 में चला था। भगत जवाहर मल थे, उनके द्वारा ये स्टार्ट हुआ था। इनको सियान साहब भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। अब वेस्टर्न पंजाब का ये मूवमेंट चला था, एक रिलीजियस प्योरिफिकेशन कैंपेन था। और ये जब ब्रिटिशर्स ने पंजाब को कैप्चर किया तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पर उभर के आया था। तो एक मेजर लीडर जो थे मूवमेंट के, वो थे बाबा राम सिंह। ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। बाबा राम सिंह ये अनदर लीडर थे, जिनको बाद में रंगून में डिपोर्ट कर दिया गया था 1872 में। तो ये जो मूवमेंट पूरा चला था, ये बेसिकली ब्रिटिशर्स ने जैसे ही पंजाब लिया, तो इस मूवमेंट, ये जो पूरा मूवमेंट था रिलीजियस प्योरिफिकेशन कैंपेन, ये ट्रांसफ़र हो गया। जैसे ही पंजाब आया वैसे ये रिलीजियस प्योरिफिकेशन कैंपेन में ट्रांसफ़र हुआ। और इसमें इसका बेसिक्स जो थे वो थे कि कास्ट के अगेंस्ट ये लोग काम कर रहे थे। जो जैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था सिख्स के अगेंस्ट, उस पर ये लोग काम कर रहे थे। जो सोशल इवल्स चल रहे थे सिखों के अगेंस्ट, उन पर। देन उन्होंने मीट का इंटेक और अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब का इंटेक उन्होंने डिस्करेज किया कि ये सब नहीं होना चाहिए। साथ में उन्होंने विमेन को एनकरेज किया कि सेक्लूजन से वो बाहर आएँ। विमेन को सेक्लूजन से बाहर लाने का क्या मतलब हुआ कि आप इंटर मैरिजेस कर सकते हैं, तो वो परमिशन देने की बात हुई। विडो री मैरिज किया जाना चाहिए। देन ये सब चीज़ों की यहाँ पर एडवोकेट हुई थी, ये सब चीज़ों की बात हुई थी। तो एक डेवलपमेंट काइंड ऑफ एक मूवमेंट चला था। पॉलिटिकल साइड में कुकास जो थे वो ब्रिटिशर्स को रिमूव करना चाहते थे और सिख रूल लाना चाहते थे पंजाब में। तो उन्होंने ये हैंड वोवन क्लोथ्स भी स्टार्ट कर दिए थे कि ये आपको हैंड वोवन क्लोथ्स पहनने चाहिए। और इंग्लिश लॉज और एजुकेशन और इंग्लिश प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उसका बॉयकॉट करने के बारे में बात की इन्होंने। तो इसलिए स्वदेशी और नॉन कॉपरेशन के जो पूरे कॉन्सेप्ट्स थे ना, वो आप कह सकते हो कि यहाँ पर प्रोपेगेट हो रहे थे कुकास के द्वारा। और इनफैक्ट काफ़ी पहले जब वो इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट बने थे 20वीं सेंचुरी में, तब से ही ये स्टार्ट हो गए थे ये कि आपको स्वदेशी और नॉन कॉपरेशन
के जो कंसेप्ट है वो लागू होना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे मूवमेंट को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलती है तो ब्रिटिशर्स ने भी उसको इस मूवमेंट को दबाने में बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। 1863 एंड 1872 का ये टाइम होता है जब ब्रिटिशर्स ने काफ़ी स्टेप लिए थे। फिर इन दी एंड 1872 का ये जो टाइम था, इसमें जो राम सिंह इनके लीडर थे, जो मैंने आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर है, उनको रंगून में डिपोर्ट कर दिया गया था। उसके बाद साउथ इंडिया के मूवमेंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। ऐसे नॉर्थ इंडिया में ये 2 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थी, ये आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। इसमें से कूका मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन साउथ इंडिया की मूवमेंट होती है, सबसे पहला है रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम। तो 1765, यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है, 1794 का ये मूवमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है ऑल एंड ऑल मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। रिवोल्ट ऑफ, अब ऑल एंड ऑल इसका जो पूरा मोटिव होता है, रीज़न होता है ये रिवोल्ट क्यों होता है कि जैसे कि ब्रिटिशर्स की हमेशा से आदत रही थी कि वो लोग जो भी ट्रीटी करते थे या कुछ भी प्रोमिस करते थे और पीछे पलट जाते थे बाद में, तो वही चीज़ रही थी। अब हुआ क्या था, 1758 का टाइम था जिसमें इंग्लिश और जो विजयनगरम की जो जगह है यहाँ के, उस टाइम पर जो रूलर थे वो थे आनंद गजपति राजू। तो इंग्लिश और इस टाइम के जो रूलर थे आनंद गजपति राजू, इनके बीच में एक ट्रीटी हुई थी कि हम लोग फ्रेंच को नॉर्दर्न सरकार्स के जो ये एरिया था यहाँ से हम लोग बाहर निकाल देंगे, क्योंकि फ्रेंच भी उस टाइम पर यहाँ पर थे। तो इस मिशन में ये सक्सेसफुल तो हो गए थे, बट इंग्लिश एज़ यूजुअल अपने बात से पलट गए थे और उन्होंने ये ट्रीटी को बेसिकली हटा ही दिया था, मतलब भूल ही गए, एक तरीके से कैंसिल कर दिया। तो आनंद राजू इससे पहले कि वो इंग्लिश को ये सीरियसली लेते हैं कि कैसे हमें टैकल करना है, इससे पहले उनकी डेथ हो जाती है। अब फिर आते हैं नए वाले रूलर आ जाते हैं जिनका नाम होता है विजयराम राजू। ये नए राजा होते हैं विजयनगरम के। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि हमें 3 लाख रुपए चाहिए ये नए वाले लीडर से, तो और ये हमें चाहिए कि अपनी ट्रूप्स को भी डिसबैंड कर दें, जिसकी वजह से राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि भैया हमारे पास तो पैसे ही नहीं है कंपनी को देने के लिए। अब राजा को उनके सब्जेक्ट्स भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं और सभी लोग मिलके कंपनी के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं। विद टाइम होता क्या है, 1793 का ये टाइम होता है जिसमें राजा को कैप्चर कर लिया जाता है इंग्लिश के द्वारा और उनको जेल में डाल दिया जाता है पेंशन के साथ। राजा मना कर देता है बिल्कुल कि मैं कुछ मेरे को नहीं चाहिए और ना ही मेरे को यहाँ जाना है। तो राजा जो है वो एक बैटल में मारे जाते हैं एट पद्मनाभम। 1794 का ये टाइम होता है जिसमें राजा की डेथ हो जाती है बैटल में। और उसके बाद विजयनगरम जो है वो डायरेक्टली कंपनी के रूल में आ जाता है। फिर विद टाइम कंपनी एस्टेट ऑफ़र करती है जो राजा के बेटे होते हैं उन्हीं को ही, और जो उनकी डिमांड्स होती है प्रेजेंस वगैरह की वो भी कंपनी थोड़ी सी कम कर देती है कि इतना डिमांड नहीं है मतलब हमारा, तो इसीलिए वो एस्टेट जो है वो राजा के बेटे को दे दी जाती है। तो फाइनली ये होता है। तो ये पूरा रिवोल्ट ऑफ राजा और विजयनगरम ये चलता है। यहाँ पर ए आना चाहिए, ठीक है, विजयनगरम, यहाँ पर आप नोट कर लें। नेक्स्ट है पॉलीगार्स रिवोल्ट 1801। पॉलीगार्स रिवोल्ट भी इम्पॉर्टेंट है, 1795 से चलता हुआ 1805 तक का ये रिवोल्ट होता है। पॉलीगार्स जो साउथ इंडिया के, ये एक ब्रिटिशर्स को काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस भी देते हैं 1795 एंड 1805 इसी टाइम में। मेन सेंटर्स होते हैं इस अपराइजिंग के होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, तिरुनेलवेली, रामनाथपुरम, शिवगंगा, ये सारे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट, मदुराई हो गया, नॉर्थ आर्कआउट हो गया, शिवगिरी, ये सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जहाँ पर ये अपराइजिंग्स होती हैं। प्रॉब्लम बेसिकली 1781 में स्टार्ट हुई थी। और प्रॉब्लम क्या थी, जब नवाब ऑफ आर्कॉट ने जितना भी तिरुनेलवेली ये जो जगह है इसका पूरा मैनेजमेंट और कंट्रोल, और जो कार्नाटिक प्रोविंसेस थी ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो यहाँ पर ये तिरुनेलवेली को दे दिया जाता है बेसिकली सारा कंट्रोल, कि जितना भी मैनेजमेंट होगा तिरुनेलवेली का और जितना भी कंट्रोल होगा वो यहाँ पर नवाब ऑफ आर्कॉट, कार्नाटिक प्रिंसेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं, ठीक है। तो 2 लोग होते हैं यहाँ पर, एक होते हैं, यहाँ पर आप नोट कर लेना। तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, देखो यहाँ पर नवाब ऑफ आर्कॉट बेसिकली तिरुनेलवेली और कार्नाटिक प्रोविंसेस, इन दोनों एरियाज़ का मैनेजमेंट ये लोग देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और ये टाइम होता है 1781 का।
अब होता क्या है कि अरेंजमेंट से पॉलीगार्स के अंदर काफ़ी रिजेंटमेंट आ जाता है कि आपने हमारा एरिया दे कैसे दिया, ठीक है। वो लोग अपने आप को हमेशा से इंडिपेंडेंट सॉवरीन अथॉरिटी समझते थे कि हमारी अलग टेरिटरी है, और ऐसे ही नवाब ऑफ आर्कॉट ने उठा के अपना पूरा मैनेजमेंट इन एरियाज़ का ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंड ओवर कर दिया। तो इस वजह से काफ़ी रिजेंटमेंट आ गई थी पॉलीगार्स में। तो पहला रिवोल्ट हुआ था पॉलीगार्स का कंपनी के अगेंस्ट। तो ये बेसिकली टैक्सेशन के ऊपर था, ये पूरा रिवोल्ट टैक्सेशन के ऊपर, ये पहला रिवोल्ट, फर्स्ट रिवोल्ट ये स्टार्ट हो जाता है। बट इस रिवोल्ट का देखो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, बट इस रिवोल्ट का काफ़ी लार्जर डायमेंशन होता है, और भी जगह जगह ये जाता है, और भी कुछ इनके इश्यूज होते हैं जिसमें ये बड़ा पॉलिटिकल डायमेंशंस ले लेता है, जिसमें इंग्लिश जो है वो पॉलीगार्स को एनिमीज़ की तरह ही कंसिडर भी करते हैं, और उनको ट्रीट भी ऐसे ही किया जाता है। तो रीज़न बेसिकली ये था कि एक ओप्रेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम चल रहा था 1801 से लेकर के 1806 तक का, और ये बेसिकली लैंडेड मिलिट्री मैग्नेट्स थे और मिलिट्री गवर्नर्स थे नायकास के। डिंडीगल और मालाबार रीजन, ये पूरा एरिया आता था इसके अंडर, और पॉलीगार्स जो थे वो 1856 तक इनका ये जो पूरा रिवोल्ट था वो कंटिन्यू रहा था। तो बेसिकली जब इनको एनिमी की तरह वगैरह ट्रीट किया जाने लगा, तो यहाँ पर 1795 में और 1799 में पॉलीगार्स का इंसरेक्शन बेसिकली दोबारा से हुआ था। एक बहुत बड़ा बैटल चला था कंपनी फोर्सेस में, और जो कि एक बेसिकली एक प्रिंस आए थे, उनके द्वारा कंपनी फोर्सेस इनफैक्ट हार गई थी, जिसकी वजह से पॉलीगार्स के द्वारा एक बहुत बड़ा रिबेलियन स्टार्ट हो गया था, और कंपनी फोर्सेस फाइनली इनको हराने में कामयाब हो गई थी। और वंस अगेन ये दोबारा से एक बिट्रेयल फेस किया था इन लोगों ने। जो भी अग्रीमेंट ब्रिटिशर्स के साथ ये एंटर किया था, ब्रिटिशर्स की आदत थी कि जो भी आप ट्रीटी कर लो, अग्रीमेंट कर लो, ब्रिटिशर्स अपनी बात से पलट जाते थे। तो उन लोगों ने भी ये ब्रिटिशर्स अपने बात से पलटे, और कोट्टा बोमन थे उनको कैप्चर कर लिया इन्होंने, और उनको मार दिया गया बेसिकली ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो विद टाइम इनके जो एसोसिएट्स थे और जो रिबेल्स थे उनको भी मारा गया, और बहुत ब्रूटली मतलब मार दिया गया इंग्लिश के द्वारा। और यही सब रीजन्स थे जिसकी वजह से पॉलीगार्स जो थे वो एनिमीज़ भी समझे जाते थे, और जितने भी रिबेलियंस थे उनको जेल में पहुंचा दिया। फिर सेकंड फेज़ दोबारा से स्टार्ट हुआ पॉलीगार मूवमेंट का, जिसमें वो और ज़्यादा वायलेंट हुआ। फेब्रवरी 1801 में ये स्टार्ट हुआ था, जो और ज़्यादा वायलेंट था पहले वाले मूवमेंट थे, जिसमें पॉलीगार को फोर्ट ऑफ पलम कोट्टा होता है एक, वहाँ पर इनको इम्प्रिजन कर दिया गया था। और पर अगेन पॉलीगार्स वहाँ से भी भागने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये रिबेल्स जो हैं बहुत सारे फोर्ट्स को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं, ट्यूटिकोरिन को भी कैप्चर कर लेते हैं। ब्रिटिश फोर्सेस जो है दोबारा से मालाबार में रीइंफोर्स की जाती हैं। तो ये एक काफ़ी मतलब टक्कर की ये पूरा रिबेलियन रहता है। कभी ब्रिटिशर्स इनको हरा रहे हैं, कभी ये ब्रिटिशर्स को हरा रहे हैं। तो ये पूरा एक बहुत अच्छा खासा रिवोल्ट चलता होता है उस टाइम पर। तो ये सब एक रीज़न्स होते हैं। नेवल जो होती हैं उस टाइम पर, वो सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी टेरिटरीज़ होती हैं उनके पास, और कार्नेटिक जितने भी एरियाज़ होते हैं वो सारे सरेंडर करने पड़ते हैं उनको। और ये पूरा टाइम होता है 1803 का, 1805 का, जिसमें से नॉर्थ हार्टकोट के जो पॉलीगर्स होते हैं वो रिबेलियन में आ जाते हैं। और यही सब चीज़ें आती हैं जिसमें उनको ये डिंडीगल मालाबार रीजन में पूरा रिवोल्ट चल रहा होता है। और ये रिवोल्ट बेसिकली 1856 तक बहुत लंबा चलता है, और ये अपराइजिंग्स चलती रहती हैं। कभी कोई रीज़न आता है, कभी कोई रीज़न आता है, बट मेन रीज़न होता है इनका लैंड रेवेन्यू का सिस्टम जो है इनको ठीक नहीं लग रहा होता है। तो ये मेन रीज़न होता है। अब नेक्स्ट आता है आपका दीवान वेलू थम्पीज़ रिवोल्ट। 1805 का ये रिवोल्ट होता है। रीज़न इसका अगर मैं आपको बताऊँ तो सब्सिडी अलायंस इनका रीज़न होता है। क्यों होता है इसका बैकग्राउंड बताती हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी की हार्श कंडीशंस तो थी, ये तो आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में भी। और ट्रैवनकोर पे बेसिकली इन्होंने काफ़ी हार्श कंडीशंस इम्पोज कर दी थी, और दोनों ही पार्टीज़ ने फिर फाइनली अग्री किया कि हम लोग एक सब्सिडरी अलायंस में चले जाते हैं, जो लॉर्ड वेल्लेस्ली ने कहा था 1805 में। तो उन्हीं के द्वारा हम लोग बताए गए सब्सिडरी अलायंस में हम दोनों ही चले जाते हैं। तो जिसकी वजह से इस रीजन में काफ़ी रिजेंटमेंट रहा था। रूलर जो है वो अपनी सब्सिडी पे नहीं कर पा रहे थे, और एरियर पे एरियर आए जा रहे थे। तो बेसिकली सब्सिडी और एरियर जो है वो पे करने में रूलर फेल्ड था।
अब ब्रिटिश रेजिडेंट थे ट्रैवनकोर के, वो इस ट्रैवनकोर की स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहे थे, तो वो चीज़ भी नापसंद थी लोगों को। अब ये जो कंपनी का बहुत ही हाई हैंडेड एटीट्यूड था, जिसकी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर थे वेलुथम्पी, तो ये जो इनका रिवोल्ट है ना, दीवान वेलुथम्पी, ये प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको कंपेल हो गए कि हम लोग कंपनी के अगेंस्ट अब हमें हथियार उठाने पड़ेंगे, हमें लड़ना पड़ेगा कंपनी से। तो नायर ट्रूप्स थे उनके द्वारा, नायर बटालियन यहाँ पर इन्होंने असिस्ट किया था इस पूरे रिवोल्ट को। तो नायर ट्रूप्स के द्वारा ये असिस्टेड थे। एंड देन वेलुथम्पी ने एक बहुत बड़ा गैदरिंग था कुंदारा में हुआ था, उसको एड्रेस किया और ओपनली उन्होंने लोगों को कहा कि हम लोग हथियार उठाएंगे अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और अपनी नेटिव सॉइल से इनको बाहर निकाल देंगे। तो इसको बाद में कुंदारा प्रोक्लेमेशन भी कहा जाने लगा था, कुंदारा प्रोक्लेमेशन भी कहा जाने लगा था इसको। और बहुत ही लार्ज स्केल रिवेलियन हुआ था यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन भी किया गया था ताकि पीस रिस्टोर किया जा सके। अब महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर होते हैं, इनको पूरी तरीके से यहाँ पर सपोर्ट भी किया जाता है इस रिबेलियन में, और कंपनी की साइड ये थोड़ा सा डिफेक्ट हो जाता है और वेलुथम्पी इन दी एंड मारे जाते हैं। और बेसिकली होता क्या है कि वेलुथम्पी खुद ही कोई मार लेते हैं, यहाँ पर कहा गया है, और बाद में रिवेलियन जो है वो ख़त्म हो जाता है इस तरीके से। तो आप जब भी देखोगे ना कि कोई भी रिवोल्ट होता है, उसमें एक चीज़ होती है कि जब भी इनके लीडर्स होते हैं, अगर वो नहीं रहते या फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो मोस्टली रिवोल्ट्स जो हैं वो आपको ख़त्म होते दिखाई देंगे यहाँ पर। ऑल्दो पॉलीगार रिवोल्ट एक थोड़ा सा अलग रिवोल्ट था, ये बहुत बड़ा रिवोल्ट चला था, तो ये थोड़ा सा अलग था। अदरवाइज़ आप मेजॉरिटी रिवोल्ट्स देखोगे तो यहाँ पर यही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका रंपा रिवोल्ट 1879। रंपा रिवोल्ट अलूरी सीताराम राजू, आपने सुना होगा, कोयास के, इनके द्वारा लीड किया गया था। 1879 का ये रिवोल्ट चला था। रीज़न इसके ये थे कि गवर्नमेंट ने मनसबदार को सपोर्ट किया था और डेप्रिडेशंस हो रहे थे गवर्नमेंट के, और बाकी नए रिस्ट्रिक्टिव फॉरेस्ट रेगुलेशंस आ गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो रंपा रीजन बेसिकली आंध्र प्रदेश में है, ये रीजन आंध्र प्रदेश में ये रीजन है, ठीक है। ब्रिटिशर्स का काफ़ी इंटरफेरेंस चल रहा था और अलूरी सीताराम राजू को उन्होंने कैप्चर भी कर लिया था, एग्जीक्यूट कर दिया था। 1924 का टाइम होता है ये। तो एक हिल ट्राइब्समैन थे जो कोस्टल आंध्र रीजन के, उनके द्वारा ये पूरा रिवोल्ट चला था यहाँ पर। अगर इसका थोड़ा सा जैसे बैकग्राउंड में आपको बताऊं, तो ये विशाखापट्टनम के जो हिली ट्रैक्ट्स थे, वहाँ पर हिल ट्राइब्स जैसे रहते थे, तो उनका अपना इंडिपेंडेंट वे ऑफ लाइफ था। बहुत टाइम से वैसे ही चल रहा था कि वो अपनी इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ देखते थे अपने तरीके से। अब ये ट्राइब्स ज़्यादातर या तो तेलुगु बोलते थे या उड़िया बोलते थे, या फिर और कोई इनकी ट्राइबल डायलेक्ट्स वगैरह हो सकते थे। अब यहाँ पर हो क्या रहा था बेसिकली कि ये लोग एक रेगुलर ट्रिब्यूट देते थे अपने या तो ज़मींदार को या फिर मनसबदार को, ठीक है। तो या तो ज़मींदार या मनसबदार जो भी वहाँ पर होते थे, जो कि बेसिकली ये जो दोनों लोग थे, ज़मींदार और मनसबदार, ये दोनों ही लोग ब्रिटिश इंडिया के ही सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। तो उस टाइम जो उस रीजन के ज़मींदार होते थे, जो कि इललेजिटिमेट सन थे उनके प्रेडिसेसर के, तो वो एक ऑप्रेसिव टायरेंट थे, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके के छोटे छोटे रायट्स, दंगे फसाद और अपराइजिंग्स भी देखे गए थे। बट इन मैटर्स को और ख़राब करते हुए जो मद्रास गवर्नमेंट है, उन्होंने एक लॉ लेके आई कि जो टॉडी टैपिंग है उसको इलीगल कर दिया गया और एक टॉडी टैक्स भी लगा दिया गया था। अब ये हिल ट्राइब्स के लिए एक ग्रेट डील नहीं होना चाहिए था, बट टॉडी टैपिंग जो है वो उनके कल्चर का पार्ट था। इस वजह से ये एक बहुत बड़ा रिवोल्ट बना, एक रिबेलियन हो गया, जिसकी वजह से एक फुल स्केल रिबेलियन चला था 1879 के टाइम पे। तो मेन रीज़न जो था वो यही था कि ये सब चीज़ें टॉडी टैपिंग की वजह से चली थी। टॉडी क्या होता है बेसिकली, एक ड्रिंक होती है, तो आप वो देख सकते हो, तो एक स्पाइसेस वगैरह से बनी हुई, एक हॉट वाटर, शुगर वगैरह उससे बनी हुई एक ड्रिंक होती है। वो उनके वहाँ का एक, ये उनके कल्चर का पार्ट होता है। तो टॉडी टैपर्स वो होते हैं जो कि ये बेवरेजेस वगैरह बनाते हैं। आपने सुना होगा केरला के टॉडी टैपर्स होते हैं, ठीक है। तो एक स्वीट अल्कोहलिक बेवरेज काइंड ऑफ होता है ये, ठीक है, वो आप कह सकते हो।
ठीक है, तो ये था आपका जो आपके साउथ इंडिया के जितने भी रिवोल्ट्स चल रहे थे उसके बारे में है ये। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के दोनों के रिवोल्ट्स यहाँ पर कवर किए गए हैं, तो ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं। दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप स्पेशल कोर्सेज़ में जाओगे तो 2021 50-50 कोर्स में आपको जो भी डिटेल्स चाहिए वो सारी मिल जाएंगी। और इस साल 2022 से हमने CSAT के टॉपिक्स भी 2020 50-50 सीरीज़ में इंक्लूड किए हैं। बाकी कौन कौन से क्वेश्चंस वगैरह आए हैं यहाँ से वो आप यहाँ से देख सकते हैं। टॉपिक लिस्ट जो लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हैं वो यहाँ से टॉपिक लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी टॉपिक्स हम लोग ब्रिटिश पॉलिसीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। कुछ टॉपिक्स रहते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देख लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।